है रूस और तालिबान के बीच आखिर ऐसा दोस्तों वियतनाम के साथ भारत का ऐसा कौन सा बड़ा रक्षा समझौता हुआ है जिसे पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। यूरोप अचानक भारत की एक नई सैन्य तकनीक में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है कि अब उसका निर्माण वहां भी होने जा रहा है। रूस और तालिबान के बीच आखिर ऐसा क्या नया समीकरण बन रहा है जिसने पश्चिमी देशों और सुरक्षा विशेषज्ञों की चिंताओं को बढ़ा दिया है, और अमेरिका ने भारत की सैन्य ताकत को लेकर ऐसा क्या कह दिया है जिसे बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन का बड़ा संकेत माना जा रहा है। इसके अलावा भी कई बड़े अपडेट हैं जो आपको मेन न्यूज चैनलों पर देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं वियतनाम की दोस्तों। रेफरेंस के तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत ने वियतनाम के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति के लिए आधिकारिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और साथ ही इंडोनेशिया के साथ भी इसी तरह की डील अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती रणनीतिक मौजूदगी का संकेत माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि लंबे समय तक इस क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग की चर्चा अक्सर बड़ी सैन्य शक्तियों के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन अब कई देश भारतीय रक्षा तकनीक को गंभीर विकल्प के रूप में देखने लगे हैं। वियतनाम के साथ समझौते की पुष्टि ऐसे समय में हुई है जब समुद्री सुरक्षा, आपूर्ति मार्गों की रक्षा और क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे लगातार अहम होते जा रहे हैं। यही वजह है कि इस डील को केवल हथियारों की बिक्री के नजरिए से नहीं बल्कि व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में देखा जा रहा है। खास बात यह भी है कि भारत सिर्फ सिस्टम उपलब्ध नहीं करा रहा बल्कि प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक सहयोग का हिस्सा भी इस व्यवस्था में शामिल बताया जा रहा है। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि नई दिल्ली अब केवल उपकरण बेचने तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि दीर्घकालिक सुरक्षा सहयोग का ढांचा भी तैयार कर रही है। यही कारण है कि इस घोषणा के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों पर चर्चा और तेज हो गई है। अब यहां सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि फिलीपींस के बाद वियतनाम दूसरा ऐसा विदेशी देश बन गया है जिसने ब्रह्मोस को अपनाने का फैसला किया है। इसका मतलब केवल दो अलग अलग ग्राहक देश होना नहीं है बल्कि यह संकेत है कि भारतीय रक्षा उत्पादों पर भरोसा बढ़ रहा है। रक्षा विश्लेषक मानते हैं कि जब किसी उन्नत सैन्य प्रणाली को एक से अधिक देश अपनाने लगते हैं तो उसका प्रभाव केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक भी होता है। दूसरी तरफ इंडोनेशिया के साथ बातचीत का अंतिम चरण में पहुंचना भी कम महत्वपूर्ण नहीं माना जा रहा। यदि यह समझौता भी पूरा होता है तो हिंद प्रशांत के कई हिस्सों में भारत की तकनीकी और रणनीतिक उपस्थिति एक साथ दिखाई दे सकती है। यही वजह है कि क्षेत्र के कई पर्यवेक्षक इस घटनाक्रम को आने वाले वर्षों की बड़ी कहानी के रूप में देख रहे हैं। अब दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। रेफरेंस के तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारतीय कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एरोस्पेस और पुर्तगाल की कंपनी के बीच हुए समझौते के बाद भारत का AI कॉम्बैट ड्रोन काल भैरव अब यूरोप में भी निर्मित किया जाएगा। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय तक वैश्विक धारणा यही रही कि भारत मुख्य रूप से रक्षा उपकरणों का आयातक देश है, लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदलती दिखाई दे रही है। यहां केवल एक उत्पाद का निर्यात नहीं हो रहा बल्कि भारतीय तकनीक और डिजाइन को अंतरराष्ट्रीय उत्पादन नेटवर्क का हिस्सा बनाया जा रहा है। खास बात यह भी है कि यह ड्रोन नाटो मानकों के अनुरूप काम करने के लिए विकसित किया गया बताया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि भारतीय तकनीक अब ऐसे मानकों पर भी खरा उतर रही है जिन्हें दुनिया के सबसे उन्नत रक्षा ढांचों में गिना जाता है। यही कारण है कि इस समझौते को कई विशेषज्ञ सामान्य कारोबारी विस्तार से कहीं अधिक महत्व दे रहे हैं। उनके अनुसार यह भारतीय रक्षा उद्योग के लिए एक नए चरण की शुरुआत का संकेत हो सकता है, जहां तकनीक केवल देश के भीतर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनाई जाने लगे। अगर हम इस विकास को व्यापक नजरिए से देखें तो इसके कई स्तर सामने आते हैं। पहला स्तर तकनीकी विश्वसनीयता का है। किसी भी उन्नत रक्षा प्रणाली को दूसरे महाद्वीप में निर्माण के लिए चुना जाना अपने आप में एक बड़ी स्वीकृति माना जाता है। दूसरा स्तर आर्थिक प्रभाव का है क्योंकि इससे भारतीय कंपनियों के लिए नए बाजार खुल सकते हैं। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तर रणनीतिक प्रभाव का है। जब किसी देश की रक्षा तकनीक दूसरे देशों की सुरक्षा संरचना का हिस्सा बनने लगती है तो उसके साथ सहयोग के नए रास्ते भी खुलते हैं। यही वजह है कि इस खबर को केवल एक औद्योगिक साझेदारी के रूप में नहीं देखा जा रहा। यूरोप में उत्पादन शुरू होने का अर्थ यह भी हो सकता है कि भविष्य में वहां के अन्य देशों के लिए इस तरह की प्रणालियों तक पहुंच आसान हो जाए। इसके अलावा दुनिया में AI आधारित सैन्य प्रणालियों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे समय में भारतीय कंपनियों का इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाना कई पर्यवेक्षकों के लिए महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। इससे यह धारणा भी मजबूत होती है कि भारत केवल पारंपरिक रक्षा उपकरणों तक सीमित नहीं है बल्कि नई पीढ़ी की सैन्य तकनीकों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। अब एक और पहलू पर ध्यान देना जरूरी है। वैश्विक रक्षा बाजार में प्रतिस्पर्धा बेहद कठिन मानी जाती है।
यहाँ केवल तकनीक ही नहीं बल्कि भरोसा, उत्पादन क्षमता, लागत और दीर्घकालिक समर्थन भी महत्वपूर्ण होते हैं। अब तीसरी और सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रही अपडेट पर आते हैं। रेफरेंस के तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रूस और तालिबान प्रशासन के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग समझौता हुआ है, जिसने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा जगत में नई बहस छेड़ दी है। यह घटनाक्रम इसलिए असाधारण माना जा रहा है क्योंकि इतिहास में पीछे जाएं तो वही अफगानिस्तान कभी सोवियत संघ के लिए बेहद कठिन सैन्य चुनौती साबित हुआ था। लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह बदलती दिखाई दे रही हैं। समझौते के विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं और यही बात कई सवालों को जन्म दे रही है। पश्चिमी देशों और सुरक्षा विश्लेषकों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि इस सहयोग का वास्तविक दायरा क्या होगा। आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि इसका उद्देश्य अफगानिस्तान में मौजूद रूसी हथियारों, हेलीकॉप्टरों और विमानों के रखरखाव से जुड़ा है। लेकिन जब किसी समझौते के अधिकांश हिस्से सार्वजनिक न हो तो स्वाभाविक रूप से अटकलों का दौर शुरू हो जाता है। यही वजह है कि यह खबर केवल मॉस्को और काबुल तक सीमित नहीं रही बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा का विषय बन गई है। इसी के साथ कुछ विश्लेषकों ने संभावित भविष्य पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि ऐसी किसी बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी कुछ पश्चिमी चर्चाओं में यह संभावना उठाई गई कि क्या भविष्य में तालिबान से जुड़े अनुभवी लड़ाकों की भूमिका किसी बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में दिखाई दे सकती है। दूसरी ओर तालिबान ने इन अटकलों को पूरी तरह खारिज किया है और कहा है कि समझौते का उद्देश्य केवल तकनीकी सहयोग है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अक्सर वास्तविक महत्व केवल आधिकारिक बयान में नहीं बल्कि उस संदेश में भी होता है जो दूसरे देश उससे ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि इस समझौते को लेकर प्रतिक्रियाएं अलग अलग हैं। कुछ लोग इसे व्यावहारिक सहयोग मान रहे हैं तो कुछ इसे बदलते शक्ति संतुलन का संकेत बता रहे हैं। खास बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे रिश्ते बने हैं जिन्हें पहले असंभव माना जाता था। इसलिए पर्यवेक्षक इस विकास को भी उसी व्यापक प्रवृत्ति के हिस्से के रूप में देख रहे हैं जहां भू राजनीतिक हित पुराने समीकरणों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब भारत के नजरिए से देखें तो स्थिति और भी दिलचस्प हो जाती है। नई दिल्ली लंबे समय से क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद विरोधी सहयोग और संतुलित कूटनीति पर जोर देती रही है। ऐसे में रूस और तालिबान के बीच बढ़ती नजदीकी पर स्वाभाविक रूप से नजर रखी जाएगी। इसका मतलब यह नहीं कि तत्काल कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है, लेकिन रणनीतिक समुदाय निश्चित रूप से इस दिशा में होने वाले अगले कदमों का अध्ययन करेगा। अब एक और बेहद दिलचस्प घटनाक्रम की बात करते हैं, क्योंकि रेफरेंस के तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सार्वजनिक रूप से भारत को एक शक्तिशाली और तेजी से आधुनिक होती सैन्य ताकत बताया है। पहली नजर में यह सिर्फ एक बयान लग सकता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ऐसे शब्द अक्सर अपने साथ कई संकेत लेकर आते हैं, खासकर तब जब हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही हो और दुनिया की बड़ी शक्तियां अपने अपने साझेदारों की भूमिका को नए तरीके से परिभाषित कर रही हों। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रक्षा उत्पादन, मिसाइल तकनीक, नौसैनिक क्षमता, अंतरिक्ष क्षेत्र और स्वदेशी सैन्य प्रणालियों में जिस गति से निवेश बढ़ाया है, उसने कई देशों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यही कारण है कि अब भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं बल्कि सुरक्षा और रणनीतिक स्थिरता में योगदान देने वाली शक्ति के रूप में भी देखा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि यह टिप्पणी ऐसे समय पर सामने आई है जब भारत लगातार अपने रक्षा निर्यात का दायरा बढ़ा रहा है और एशिया से लेकर दूसरे क्षेत्रों तक उसकी सैन्य तकनीक पहुंचने लगी है। इसीलिए कई विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान केवल वर्तमान स्थिति का वर्णन नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाओं की ओर भी इशारा करता है। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को हाल की दूसरी खबरों के साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर और ज्यादा स्पष्ट होती है। एक तरफ भारत के रक्षा उत्पाद नए देशों तक पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय रक्षा कंपनियां वैश्विक साझेदारियों के जरिए अंतरराष्ट्रीय उत्पादन नेटवर्क का हिस्सा बन रही है। ऐसे में जब अमेरिका जैसा देश भारत की सैन्य आधुनिकीकरण प्रक्रिया की खुलकर सराहना करता है तो इसका प्रभाव केवल कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं रहता। कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि वैश्विक शक्ति संतुलन के इस दौर में तकनीकी क्षमता, उत्पादन क्षमता और विश्वसनीय साझेदारी तीनों बराबर महत्व रखते हैं और भारत इन तीनों क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।